तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी कडप्पू, जिस मूवी से ये बताया जा रहा है कि सूर्या सर का जबरदस्त कमबैक हो चुका है। ये एक फुल कमर्शियल एक्शन और फैंटेसी मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं कडप्पू मूवी की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें करप्पू देव के बारे में बताया जाता है। पुराने समय में घने जंगलों के बीच करप्पू देव की एक रहस्यमयी मूर्ति होती है। गांव वाले मानते हैं कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती है तो करप्पू देव उनकी रक्षा करने जरूर आते हैं। उनका एक खास रिवाज होता है। लोग मिर्च पीसकर करप्पू देव की मूर्ति पर लगाते हैं और न्याय की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ करप्पू देव जरूर सुनते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। केरला से एक गरीब बाप अपनी बीमार बेटी को लेकर चेन्नई आता है। उसकी बेटी की किडनी खराब होती है और इलाज के लिए उनके पास 60 तोला सोना होता है। रात में ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन कुछ लुटेरे उनका बैग छीनकर भाग जाते हैं। बेचारा बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए रोता है, लेकिन चोरों को सिर्फ पैसे। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उल्टा उन्हीं को शक की नजर से देखती है। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि लड़की की हालत सच में बहुत खराब है, तब पुलिस कुछ गुंडों को पकड़कर पूछताछ करती है। आखिरकार चोर पकड़े जाते हैं और सोना भी बरामद हो जाता है। लेकिन वहां एक नया खेल शुरू होता है। 60 तोले में से सिर्फ 45 तोला सोना मिलता है, बाकी 15 तोला गायब होता है। पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश करती है और बाप बेटी को कोर्ट के जरिए सोना वापस लेने की सलाह देती है। यही एंट्री होती है बेबी कन्नन की, एक बेहद भ्रष्ट वकील जो पैसे के दम पर जज, पुलिस और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वह बाप से कहता है कि जल्द ही उसे उसका सोना मिल जाएगा, लेकिन असल में वह केस को जानबूझकर लंबा खींचता रहता है। दिन गुजरते जाते हैं। बाप अपनी बेटी के इलाज की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। बेबी कन्नन और उसके जूनियर्स उसी गरीब आदमी के पैसों पर ऐश करते रहते हैं। धीरे धीरे उसका खर्च लाखों तक पहुंच जाता है। एक दिन कोर्ट में आखिरकार सोना पेश किया जाता है। यहां तक कि गायब 15 तोला सोना भी वापस आ जाता है। दूसरी तरफ बेबी कन्नन और उसके जूनियर धीरे धीरे अपने सारे महंगे खर्चे भी बाबा पर डालने लगते हैं। देखते ही देखते खर्चा लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। आखिर एक दिन बेबी कन्नन बाबा से कहता है, कल तुम्हारे केस की फाइनल सुनवाई है, इस बार तुम्हें पूरा सोना वापस मिल जाएगा। अगले दिन कोर्ट में पुलिस चोरी का बरामद सोना लेकर आती है। यहाँ तक कि गायब हुए बाकी 15 तोला सोना भी रिकवर हो चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक कोई जज के कान में कुछ कहता है और केस की तारीख फिर आगे बढ़ा दी जाती है। ये सुनते ही बेबी कन्नन फिर से वही बात कहता है, मेरे जूनियर्स का ध्यान रखना और खर्चा भी संभाल लेना। अब बाबा का सब्र टूट जाता है। वह कोर्ट में जोर से चिल्लाने लगते हैं। वह कहते हैं, मेरे सामने मेरा सोना रखा है, फिर भी मुझे नहीं दे रहे। मेरी बेटी हर रोज दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन जज उल्टा उन्हें ही डांटने लगता है। इस बात से बेबी कन्नन की भी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में वह कोर्ट के बाहर जाकर बाबा को थप्पड़ मार देता है और धमकी देता है, अब मैं देखता हूं कि यह केस तू कैसे जीतता है, तेरे लिए कोई वकील भी खड़ा नहीं होगा। बेचारे बाबा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी उनकी नजर कोर्ट के बाहर लगी करप्पू देव की मूर्ति पर पड़ती है। पुरानी परंपरा के अनुसार बाबा अपने हाथों से मिर्च पीसते हैं और उसे करप्पू देव की मूर्ति पर चढ़ा देते हैं। फिर आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनका हक वापस मिले और इन करप्ट लोगों को सजा मिले। उसी रात बेबी कन्नन उस अमीर बिस्किट कंपनी मालिक की पार्टी में पहुंचता है। वहां जीत का जश्न चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ लाल रंग फैलने लगता है, हवा भारी हो जाती है और वहीं पहली बार एंट्री होती है करप्पू देव की। इस दमदार किरदार को निभाया है हमारे सूर्या सर ने। वह एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल नरक की आग में बदल गया हो। करप्पू देव बेबी कन्नन को भी उसी आग में जलाने वाले थे। वह उसे उसके सारे गुनाह याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस भ्रष्ट सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जिस न्याय के लिए तुमने काला कोट पहना, उसी न्याय को तुमने बेच दिया। लेकिन बेबी कन्नन डरता नहीं। वह हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरे जैसे हजारों लोग कोर्ट में मौजूद हैं। रिश्वत और भ्रष्टाचार इस सिस्टम की जड़ में है।
अगर सच में इसे खत्म करना चाहते हो तो बिना रिश्वत दिए कोई केस जीत कर दिखाओ, तभी साबित होगा कि न्याय अभी जिंदा है। करुप्पू देव को उसकी बात समझ आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि केवल लोगों को मारने से सिस्टम नहीं बदलेगा, इसलिए वह फैसला करते हैं कि अब इस भ्रष्ट व्यवस्था को उसी के नियमों से हराना होगा। अगले दिन बाबा और उनकी बेटी फिर से एक वकील ढूंढते हैं जो उनका केस लड़ सके, लेकिन बेबी कन्नन के डर से कोई भी वकील उनका साथ देने को तैयार नहीं होता। तभी वहां एक नया वकील आता है जिसका नाम सर्वानंद होता है। असल में वही करुप्पू देव थे जो इंसानी रूप में आए थे। वह खुद बाबा का केस लड़ने का फैसला करते हैं। जब सर्वानंद कोर्ट में पिटीशन जमा कराने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पूरा सिस्टम किसी मछली बाजार की तरह हो चुका था, फिर भी वह बिना रिश्वत दिए अपनी पिटीशन जमा कर देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसी केस के लिए पहले से 3 और वकील मौजूद हैं, लेकिन असलियत में वे तीनों बेबी कन्नन के आदमी थे। उनका काम सिर्फ केस को लंबा खींचना था ताकि बाबा को कभी इंसाफ न मिल सके। जज भी भ्रष्ट लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए वह कहता है कि एक केस में 4 वकील नहीं हो सकते, पहले आप लोग तय कीजिए कि केस कौन लड़ेगा। उसी दौरान कोर्ट के बाहर एक औरत मदद मांगने आती है। वह बताती है कि इलाके के MLA ने उसके साथ गलत हरकत की है। वह लंबे समय से न्याय चाहती थी, लेकिन दबाव और धमकियों की वजह से कुछ नहीं कर पाई। तभी बेबी कन्नन वहां पहुंचता है और उसे केस वापस लेने की धमकी देता है। उसके साथ रेड्डी नाम का आदमी भी होता है जो MLA का खास गुंडा था। वह खुलेआम कहता है कि अगर किसी वकील में हिम्मत है तो यह केस लड़कर दिखाए, लेकिन डर की वजह से कोई भी वकील आगे नहीं आता। ये सब करुप्पू देव दूर खड़े होकर देख रहे थे। फिलहाल उनका लक्ष्य बाबा का केस जीतना था, इसलिए वह शांत रहते हैं। फिर कहानी में प्रीति की एंट्री होती है जो एक ईमानदार वकील थी। वह बाबा और उनकी बेटी की मदद करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि सर्वानंद यह केस लड़ रहे हैं तो वह उनका साथ देने का फैसला करती है। प्रीति सर्वानंद को उन तीनों नकली वकीलों के पास ले जाती है। पहले सर्वानंद उन्हें प्यार से समझाते हैं कि यह सोना बाबा का है और उन्हें केस छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब वे नहीं मानते तब करुप्पू देव अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। अचानक समय रुक जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर उन वकीलों के हाथ में मौजूद सारे कागज अपने आप फटने लगते हैं। यह देखकर वे डर जाते हैं। दूर खड़ा बेबी कन्नन यह सब देख लेता है। वह समझ जाता है कि सर्वानंद कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर वह करुप्पू देव को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वह उन्हें भी इस भ्रष्ट सिस्टम में फंसा देगा। बेबी कन्नन उस महिला का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि आखिर उसके साथ छेड़छाड़ कब हुई थी। वह पूरी कोशिश करता है कि कोर्ट में उस औरत को झूठा साबित कर सके। उसके सवाल इतने गंदे और अपमानजनक होते हैं कि कोर्ट में मौजूद हर इंसान असहज हो जाता है, लेकिन बेबी कन्नन को किसी की इज्जत या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए हर केस सिर्फ पैसे और ताकत का खेल था। प्रीति उस महिला का साथ देती है और बेबी कन्नन की बातों का विरोध करती है। वह जज से कहती है कि एक पीड़ित महिला के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है, लेकिन जज भी बेबी कन्नन के प्रभाव में था, इसलिए वह प्रीति की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता। तभी करुप्पू देव यानी सर्वानंद चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। यहाँ सच बोलने वालों को दबाया जाता है और ताकतवर लोग कानून को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। फिर प्रीति कोर्ट में सबूत पेश करती है। वह बताती है कि MLA ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस महिला को डराने की कोशिश की। साथ ही रेड्डी और उसके गुंडों ने भी लगातार धमकियां दी ताकि केस वापस ले लिया जाए। बेबी कन्नन इस पर हंसने लगता है और कहता है कि बिना सबूत के यह सब बातें बेकार हैं। तभी करुप्पू देव धीरे से खड़े होते हैं और कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हैं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कहते हैं कि अगर कानून सच का साथ नहीं देगा तो लोग कानून पर भरोसा करना छोड़ देंगे। न्याय केवल अमीर और ताकतवर लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, गरीब इंसान को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। उनकी बात सुनकर कोर्ट में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि जज भी सोच में पड़ जाता है। पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत के साथ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर रेड्डी और उसके आदमी गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर यह केस आगे बढ़ा तो MLA और बेबी कन्नन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी बीच बाबा अपनी बेटी की मौत के दुख में पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अब सोने या पैसों से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी बेटी को न्याय मिले और जिन लोगों की वजह से उसकी जान गई उन्हें सजा मिले। करुप्पू देव बाबा के पास जाते हैं और उन्हें संभालते हैं। वह कहते हैं कि उनकी बेटी की मौत बेकार नहीं जाएगी। अब यह लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं रही, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग बन चुकी है। दूसरी तरफ बेबी कन्नन भी समझ चुका था कि सर्वानंद कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसे अपने पैसे, पावर और सिस्टम पर पूरा भरोसा था। इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह हर हाल में करुप्पू देव को हराकर दिखाएगा। और यहीं से कहानी एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ने लगती है, जहां एक तरफ भ्रष्ट सिस्टम था और दूसरी तरफ न्याय के लिए लड़ता हुआ खुद करुप्पू देव। वह महिला कोर्ट में बताती है कि यह घटना साल 2016 में हुई थी और अब 5 साल बाद वह दोबारा केस खोलना चाहती है। यह सुनकर बेबी कन्नन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर सच में उसके साथ गलत हुआ था
तो उसने उसी समय शिकायत क्यों नहीं की? अब इतने साल बाद कोर्ट आने का क्या फायदा? महिला हिम्मत जुटाकर जवाब देती है कि उसे लगातार धमकियां दी गई, उसकी फैमिली को डराया गया और कई बार मारने की भी कोशिश हुई। इसी वजह से वह इतने सालों तक चुप रही, लेकिन अब वह डर कर नहीं जीना चाहती और न्याय चाहती है। बेबी कन्नन फिर अपने क्लाइंट यानी MLA को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका क्लाइंट ठीक से चल भी नहीं सकता, वह ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। बेबी कन्नन जो भी झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसके मुंह से उल्टा सच निकलने लगता है। धीरे धीरे वह खुद मानने लगता है कि MLA ने उस महिला के साथ गलत किया था। इतना ही नहीं, वह MLA के बाकी सारे अपराध भी सबके सामने बताने लगता है। यह देखकर कोर्ट में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। जज भी समझ नहीं पाता कि बेबी कन्नन अचानक सच क्यों बोल रहा है। असल में यह कृप्पू देव का असर था। अब उन्होंने इस भ्रष्ट साम्राज्य में एक नया नियम लागू कर दिया था। यहाँ हर इंसान सिर्फ सच बोलेगा। जज तुरंत घबरा जाता है और आदेश देता है कि बेबी कन्नन को कोर्ट से बाहर ले जाया जाए, क्योंकि अगर वह और देर तक बोलता रहा तो बड़े बड़े लोगों के राज खुल जाते। जब बेबी कन्नन कोर्ट के बाहर जाता है, तब वह देखता है कि उसके बाकी वकील और साथी भी सच बोलने लगे हैं। कोई रिश्वत की बात कबूल कर रहा था तो कोई अपने अपराध स्वीकार कर रहा था। तभी करुप्पू देव उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था यह तुम्हारा साम्राज्य है, लेकिन अब यहाँ करुप्पू का राज चलेगा। यहाँ हर इंसान सच बोलेगा और न्याय होगा। धीरे धीरे पूरे शहर में बदलाव आने लगता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, अपराध कम होने लगते हैं, गुंडे हिंसा छोड़ देते हैं, दंगे करने वाले लोग पढ़ाई और काम में लग जाते हैं। हालात इतने बदल जाते हैं कि पुलिस स्टेशन खाली रहने लगते हैं और कोर्ट में केस आना लगभग बंद हो जाता है। पूरा शहर शांति की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यह सब देखकर बेबी कन्नन गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब उस बाबा की वजह से हुआ जिसने करुप्पू देव की मूर्ति पर मिर्च चढ़ाकर प्रार्थना की थी। इसलिए वह अपने आदमियों को मूर्ति तोड़ने भेजता है, लेकिन वहां पहले से ही करुप्पू देव मौजूद होते हैं। वह उन सभी गुंडों को बुरी तरह पीटते हैं और भगा देते हैं। तब बेबी कन्नन एक और खतरनाक योजना बनाता है। वह सोचता है कि अगर कोर्ट को ही शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां करुप्पू देव की शक्ति नहीं पहुंचती, तो वह दोबारा अपना भ्रष्ट साम्राज्य शुरू कर सकता है। इसी सोच के साथ वह रातों रात कोर्ट में ब्लास्ट करवा देता है। धमाके में पूरा कोर्ट तबाह हो जाता है और जज भी मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बेबी कन्नन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब करुप्पू देव की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन जब नई जगह कोर्ट शुरू होती है, तब सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोर्ट के बाहर करुप्पू देव की एक नई विशाल मूर्ति खड़ी होती है। असल में प्रीति और बाबा ने रातों रात वहां मूर्ति स्थापित कर दी थी। अब बेबी कन्नन पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि करुप्पू देव से बचना नामुमकिन है। फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में प्रीति और बाकी लोग कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। तभी बेबी कन्नन और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वह करुप्पू देव को चुनौती देते हैं और लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उसी समय करुप्पू देव अपने सिंघम जैसे भयंकर रूप में सामने आते हैं। वह सभी लोगों की जान बचाते हैं और फिर अपने असली दिव्य रूप में आ जाते हैं। इसके बाद वह बेबी कन्नन और उसके सभी गुंडों का अंत कर देते हैं। पूरे शहर में फिर से शांति लौट आती है और इसी के साथ करुप्पू मूवी खत्म हो जाती है। यह फिल्म पूरी तरह एक मास कमर्शियल एंटरटेनर है, जिसमें एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश तीनों देखने को मिलते हैं। सूर्या सर की दमदार वापसी ने फिल्म को और भी शानदार बना दिया। इस फिल्म के कई एक्शन सीन्स को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, बस स्टोरी ही एक्सप्लेन किया है, ताकि आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर एंजॉय कर सके। ये फिल्म इतनी जबरदस्त है कि आप सूर्या सर के फैंटास्टिक वाले फैन बन जाओगे। ये फिल्म सूर्या सर की कमबैक फिल्म बन चुकी है। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो बताओ कि फिल्म कैसी लगी और क्या यह फिल्म 1000 करोड़ कलेक्शन कर लेगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।